जय हिंद दोस्तों, कैसे आप। आज का हमारा नया टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, हाँ, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम ऐसी संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो गणित में हमेशा काम में देते हैं। जैसे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। ये सारी संख्या के बारे में आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ एक पहली संख्या लिख दी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसकी एक डेफिनेशन लिखे हैं कि वे संख्या जो एक से शुरू होती हो और अनंत तक जाती हो, प्राकृत संख्या कहलाती है। एक से शुरू होती है मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, एक से। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं दोस्तों कि वे संख्या जिसका हम प्रयोग गिनने के लिए करते हैं। गिनने के लिए मतलब किसी वस्तु को गिनना, है ना, हर चीज को गिनने के लिए हम एक से शुरू करते हैं। तो एक से शुरू करते वही हमारी प्राकृत संख्या होती है। तो एक से जितनी भी संख्या आगे पढ़ते जाएंगे तो क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या। इसकी एक डेफिनेशन यहाँ सिंपल से लिखी हुई मैंने। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही चलते जाएगी। और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी दोस्तों। कहां तक जाएगी, अनंत तक। है ना दोस्तों, समझ में आया आपको प्राकृत संख्या क्या होती है। अब जो अगली संख्या है पूर्ण संख्या, दूसरी जो संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या हम बोल सकते हैं अगर प्राकृत संख्या में हम आगे उसके जीरो लगा दें। प्राकृत संख्या में अगर हम ये एक के आगे जीरो लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी दोस्तों। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वे संख्या जो शून्य से शुरू होती है। अब यहां शून्य आगे लग जाएगा, शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। तो डेफिनेशन समझ में आए दोस्तों इसको। वे संख्या है जो शून्य से शुरू हो और अनंत तक जाती है, मतलब जीरो से स्टार्टिंग होनी चाहिए। प्राकृत संख्या में एक से स्टार्ट होना था, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, जीरो से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो उदाहरण क्या लिख सकते हैं दोस्तों, उदाहरण 0 1 2 3 4 और ऐसे कहां तक जाएगी दोस्तों, अनंत तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये दो संख्या है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। दोनों में डिफरेंस इतना है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। बाकी दोनों जाती है अनंत तक, सेम है ना। ठीक है दोस्तों, अब अगली संख्या है हमारी, तीसरी संख्या है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है तो पूर्णांक मतलब सारे अंक आ जाएंगे इसमें। और पूर्णांक में हम बोल सकते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या वो होती है जिसमें आगे प्लस का चिन्ह होता है, और ऋणात्मक संख्या वो होती है जिसमें आगे माइनस का चिन्ह होता है और एक शून्य आता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को, समूह मतलब समूह को पूर्णांक कहते हैं। समूह समझते हो, कई लोगों का एक बोल सकते हैं, जैसे कोई सा समूह रहता है कई लोग उसमें इकट्ठे होते हैं, जैसे कई लोगों का समूह, वैसे संख्याओं का समूह ही है। तो समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ क्या बात हुई सर, दोस्तों, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। तो इससे क्या मतलब, मान लो एक संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के अंतर्गत एक संख्या रेखा है। ये क्या है, संख्या रेखा। तो दोस्तों यहाँ बीचों बीच में मान लो है जीरो है, और राइट हैंड साइड तरफ प्लस वाली संख्या धनात्मक संख्या, और लेफ्ट हैंड साइड तरफ ऋणात्मक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो धनात्मक संख्या की और धन वाली संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे अनंत तक जाएगी। सेम ऐसे ही ऋणात्मक संख्या की तरफ माइनस रहने वाली संख्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ऐसे अनंत तक जाएगी। मतलब कि राइट हैंड साइड तरफ क्या है, धनात्मक संख्या है, और लेफ्ट हैंड साइड तरफ क्या है, ऋणात्मक संख्या। ये धनात्मक संख्या अनंत तक जाएगी और ये ऋणात्मक संख्या इधर अनंत तक जाएगी। और दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो धनात्मक हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़ा अंक रहता है, और ऋणात्मक हमेशा छोटा अंक रहता है।
और जो जीरो होता है उन दोनों को बैलेंस करता है। मतलब मान लो कि अगर हम तुलना करेंगे तो मान लो कि -2 और 2 में से आपको बताना इसमें से बड़ा कौन सा है। तो आप बोल सकते हो, जैसे इधर ले लेते हैं, -2 और 2 में से बड़ा कौन सा है। तो -2 और 2 में से बड़ा कौन सा, अगर चिन्ह नहीं करो तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर चिन्ह लग जाए उसके आगे तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। क्या दोस्तों, ये माइनस में मतलब घाटे में है और ये प्लस में मतलब पॉजिटिव मतलब फायदे में है। तो हमेशा फायदा वाला मतलब कि हमेशा बड़ा रहता है। तो बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, ना कि -2। 2 बड़ा है और -2 छोटा है, याद रखना दोस्तों। अब जैसे मान लो कि -175 और यहाँ लिखा है 1, मुझे बता सकते हो इसमें बड़ा कौन सा अंक है। तो बड़ा अंक यहाँ 1 रहेगा। 1 मत देखो दोस्तों, अगर आप चिन्ह नहीं देखो तो 175 बड़ा है, लेकिन चिन्ह अगर उसका माइनस लग गया तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो क्या आएगा, 1 बड़ा है और -175 छोटा है। ये आप लोगों को अच्छे से समझना है और याद रखना है। तो समझ में आया, पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, कि वो संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो और शून्य हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की संख्या है जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगली संख्या देखते हैं अपन। अगली संख्या लेते हैं अगली संख्या है हमारी सम संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन, इवन संख्या, नंबर। इवन नंबर होता है क्या दोस्तों, मतलब सम संख्या होती क्या है, जो जिसमें बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले आए। 2 का पूरा पूरा भाग, जब हम किसी संख्या को 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए दोस्तों। अगर शेषफल हमारा 0 आ गया तो हम बोलते हैं कि वो सम संख्या है ना। तो लिखते हैं वे संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, सम संख्या कहते हैं, कहलाते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए सम संख्या कहलाती है, या फिर जिसके इकाई अंक में या जिसके इकाई अंक में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो और 6 हो। ये अगर आपको ये संख्या अगर इकाई अंक में दिखे तो समझ लेना वो सम संख्या है ना। तो हम बोल सकते हैं उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसी संख्या, मतलब हम बोल सकते 2 का जो पहाड़ा होता है वो जहां तक जाएगा वो जितनी भी संख्या रहेगी सम संख्या रहेगी दोस्तों। तो सम संख्या की परिभाषा आपको समझ में आ गया। अब आती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या, इसको ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो गया दोस्तों, वे संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। मतलब इसमें क्या होता है, सम संख्या में जाता है और विषम संख्या में क्या होगा, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं आएगा। तो हम इसकी परिभाषा यहीं से बना सकते हैं सम संख्या में से, वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए, अगर कभी यहाँ नहीं कर दें तो नहीं जाए तो इस संख्या विषम संख्या कहलाती है। बस आपको यहाँ चेंज करना है दोस्तों। तो वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, क्या करना है, नहीं जाए, तो सम संख्या और विषम संख्या कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा आप यहां से देख के बना सकते हो दोस्तों। इसके उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण हम लिख सकते हैं 3, है ना, 5, 7, 9, 11, 13 और भी जाने वाली जितनी भी संख्या है वो सब संख्या विषम संख्या, मतलब 2-2 के अंतर में। जैसे यहाँ मान लो 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर है, 9 और 11 के बीच में, और ऐसे 2-2 के अंतराल में जो संख्या चलती है वो सब संख्या हमारी विषम संख्या कहलाएगी दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। अगली संख्या दोस्तों भाज्य संख्या पढ़ेंगे। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसमें
एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या या किसी के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चले जाए भाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। यहाँ वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चले जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या को हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो 2 है, वे संख्या जिसमें एक मतलब एक का तो भाग जाएगा है ना, उसके बाद स्वयं मतलब 2 स्वयं अपने आप में स्वयं है, मतलब 2 का भी भाग जाएगा। अगर मान लो तीसरी संख्या और ऐसी हो जो इसमें भाग पूरा पड़ जाए, तो अगर मिल जाए तो भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन हमें एक तो जाएगा इसका, तो एक को तो छोड़ ही देना है, फिर 2 का भी भाग जाएगा, 2 एकम 2, एक के पहाड़े से 2 बार आएगा। लेकिन कोई सी तीसरी संख्या है क्या, तीसरी संख्या है क्या, अगर तीसरी संख्या होगी तो ये भाज्य हो जाएगी दोस्तों। लेकिन तीसरी संख्या नहीं है ना, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, जब तीसरी संख्या नहीं है तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। मान लो 4 लेते हैं, 4 भाज्य है कि अभाज्य, आप लोगों को पहचाने दोस्तों। तो हम बोलेंगे कि एक का तो जाएगा, 100% जाएगा, एक का भाग तो जाएगा। स्वयं मतलब 4 का भी भाग जाएगा। कोई तीसरी संख्या है दोस्तों इनके बीच में जो पूरा भाग मतलब 4 में भाग चले जाए, तो जी हाँ, कौन सी संख्या है तीसरी संख्या, 2। मतलब 1 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, मतलब 1 जिसमें एक स्वयं मतलब 4 के अलावा किसी तीसरी संख्या भाग चले जाए, तो तीसरी संख्या है दोस्तों यहाँ 2। तो 2 से भी जा रहा भाग, मतलब ये संख्या कौन सी है, ये भाज्य संख्या है। उदाहरण के लिए एक और लेते हैं, जैसे 9 में देखते हैं। तो 9 में मतलब 1 का तो जाएगा भाग, 100% 1 का जाता है, सभी में जाना है, इनको देखना नहीं आपको। और स्वयं मतलब 9 का भी जाएगा। मतलब ये 2 संख्याओं के अलावा हमें तीसरी संख्या हमेशा देखनी पड़ती है। तो तीसरी संख्या आप बोलोगे दोस्तों है क्या, तो हाँ जी हाँ है, वो है 3। मतलब 1 का जाता है, स्वयं का जाता है, कोई तीसरी संख्या है, हाँ तो वो भी है 3। मतलब ये भी कौन संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, ये सब भाज्य संख्या। जैसे मान लो 13 और लेते हैं, एक और संख्या 13, मतलब 1 का तो जाएगा, 13 मतलब स्वयं का भी आएगा। कोई तीसरी संख्या मुझे आप बता दो अगर उसके पहाड़े में 13 आता हो तो ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों, ये अभाज्य हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि भाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो चलो देखते हैं, इसके उदाहरण लिखते हैं अपन। उदाहरण क्या हो जाएंगे, 2 सबसे छोटी मतलब 2 नहीं आया सॉरी, 4 है ना, 6 भी ले सकते हैं, 8 हो जाएगा है ना, 9 अभी देखा हमने, 10, 11 हो नहीं सकता, 12, 13 हो नहीं सकता, 14, 15 है दोस्तों। और भी ऐसी संख्या हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जितने भी संख्या है भाज्य संख्या के उदाहरण है। अब हमें क्या देखना है, अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है एकदम भाज्य संख्या विपरीत होती है, उल्टा होती है। वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या भाग चली जाए तो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन अभाज्य संख्या के बस इतने चेंज करना है कि वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या भाग नहीं जाए, किसी तीसरी संख्या भाग नहीं जाते, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। सेम ये डेफिनेशन, बस आपको क्या करना है, वे संख्या जिसमें एक और संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं, यहाँ आपको नहीं लगाना, नहीं जाए, और यहाँ आपको चले की जगह नहीं करना है, भाग नहीं जाए, यहाँ कहलाएगा अभाज्य से, मतलब ये भाज्य को अभाज्य बनाना है। तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। उदाहरण क्या होगा दोस्तों, उदाहरण हो जाएगा आपका जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, याद रखना दोस्तों, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद आप ले सकते हो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5, 7, 9 तो है नहीं, 9 तो भाज्य है, 9 के बाद 10, 11, 13, 14, 15 भी नहीं, 16, 17 और भी ऐसी संख्या हो सकती है दोस्तों जो अभाज्य होगी। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सम संख्या, है ना, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन संख्याओं के बारे में पढ़ा है दोस्तों। अब अगली संख्या देखते हैं दोस्तों। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? सहभाज्य संख्या वे होते हैं जिसमें मतलब ऐसी दो संख्या जिसका गुणनखंड एक हो, मतलब एक ही गुणनखंड, उसके अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं हो, तो वह क्या क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या जैसे मान लो कि 12 और 7, 12 और 7 इनका गुणनखंड हमेशा एक रहेगा, मतलब 12 का गुणनखंड भी एक है और 7 का गुणनखंड भी एक है, कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मान लो कि 12 और 16 लेते हैं, तो इसमें देखोगे कि एक तो है ना, एक गुणनखंड मिल गया, लेकिन यहाँ 4 का दोनों में जाएगा, है ना, तो ये 4 मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका गुणनखंड 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, तो इसका गुणनखंड एक 4 भी आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कौन सी सहभाज्य संख्या है? मतलब कि बोल सकते हैं कि वे संख्या है, मतलब दो संख्या ऐसे होने चाहिए जिसमें जिसका गुणनखंड एक हो, एक के अलावा दूसरी संख्या नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। और भी लेते हैं दोस्तों, जैसे 13 और 15, इसका गुणनखंड हमेशा एक मिलेगा दोनों में, तो ये सहभाज्य संख्या है दोस्तों। कौन सी? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। उसके बाद और भी ले 17 और 19, इसका गुणनखंड हमेशा दोस्तों एक मिलेगा, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या मिलेगी नहीं, तो ये क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। तो ये सहभाज्य संख्या होती है ना। अब आती है अगली संख्या हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? वे संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यू का मतलब हम a बटे b भी बोल सकते हैं, लेकिन p बटे क्यू के रूप में अपन बोल सकते हैं उसको। वे संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए दोस्तों, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर q का मान 0 के बराबर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी, वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो, उदाहरण क्या लिख सकते हो? 2/1 है ना, 3/2 है ना, 4/5, मतलब बटे वाली p बटे क्यू, मतलब p बटे क्यू, ये p मान लो, ये q मान लो, तो p बटे क्यू के रूप में, मतलब भिन्न जितनी भी संख्या भिन्न होती है ना, ये सब अपन बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है ना। तो ये परिमेय संख्या है। हम बोल सकते हैं ये भिन्न वाली तो है, हम बोल सकते गिनती है, जो गिनती हमारी मतलब प्राकृत संख्या है जो, वो भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है ना। 5, 6, तो ये परिमेय संख्या कैसे है? सबके बटे में एक मानते जाओ, तो ये परिमेय संख्या बनती है आगे, तो ये सब संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी दोस्तों, है ना। तो हम बोल सकते हैं वे संख्या जैसे p बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। इस माइनस भी ले सकते हैं, -1/2 है ना, ये भी परिमेय संख्या है। -1/3 ये भी परिमेय संख्या है, माइनस वाली संख्या भी ले सकते हैं। ये सब उदाहरण किसके? परिमेय संख्या के। समझ में आया दोस्तों। अब अगली जो संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसका सेम उल्टा है दोस्तों, वे संख्या है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते। वे संख्या जिसमें जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है, नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। चेंज करना है दोस्तों, अपने आप परिभाषा बन जाएगी। तो हमने बोल देता, आप इसको लिख लेना, वे संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण पाई को हम सबसे पहले इसका उदाहरण मानते हैं, मतलब पाई जो होता है हम बोलते हैं इसका 22/7 होता है, लेकिन 22/7 तो हमारा परिमेय संख्या में, क्योंकि वो भिन्न के रूप में, लेकिन पाई का मान 3.14 होता है और कुछ समथिंग होता है आगे, जिसको हम अपरिमेय संख्या में लेते हैं, मतलब उसका मान निश्चित नहीं रहता है। और ले सकते हैं
कि करनी वाली जितनी भी संख्या बोल सकते हैं हम अपरिमेय होती है, करनी में जो रहती है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी जो अपरिमेय नहीं रहती, वो परिमेय रहती है। जैसे मान लो करनी 16, आप बोलोगे सर इस तो करनी लगी है तो ये अपरिमेय होगी, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, मतलब करनी 16 का वर्ग में 4 होता है, तो ये करनी के बाहर निकल जाएगा। जब करनी के बाहर निकल जाएगा तो 4 एक क्या परिमेय संख्या बन जाएगी। तो कुछ संख्या ऐसी जो करनी में रहती है जो हम बोल सकते हो परिमेय संख्या होती है। हम सभी को, करने वाली सभी संख्याओं को अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं, है ना। और भी जैसे और भी हो सकती संख्या है ना, तो हम उसे संख्याओं को इन्फिनिटी, अनंत बोल नहीं सकते, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या हमारी आज की थी। और एक और संख्या है वास्तविक संख्या है, जिसे रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, इसको भी देख लो आप। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसमें परिमेय संख्या हो तथा अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। समझ में आया दोस्तों कि वे संख्या जिसमें परिमेय संख्या हो तथा अपरिमेय संख्या हो वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को या मिश्रण को हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। तो दोस्तों ये आज की हमारी जितनी भी संख्याएं थी वो आज मैंने इस लेक्चर में आपको समझाया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।